आज हम बात करेंगे ये जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बना हुआ है या ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पावर। पावर इंसान की नफ्सियात के साथ जुड़ी फिनोमेना है। ठीक है, इंसान शुरू से पावर के लिए जद्दोजहद करता है। इंसान हमेशा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कंपटीशन सोशल प्रोसेस है। ठीक है, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जाहिर बात है कंपटीशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है और हो भी जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप कंपटीशन में कभी कभी दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हो, और अगर उसको नुकसान पहुंचे तो आप इसका कोई केयर नहीं करते हैं, लेकिन आपको जहाँ भी रास्ता मिले आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर इसके साथ इंसान का नेचर भी है जुड़ा हुआ कि इंसान किस नेचर का बना हुआ है, बायोलॉजिकल नेचर, सोशल नेचर। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल नेचर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो। ठीक है, बायोलॉजिकल नेचर आपका जो है लेकिन पावर जो है इसके लिए जद्दोजहद शुरू से इंसान की फितरत में शामिल है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो। क्यों? पावर का नशा। ये वर्ल्ड वॉर 2 स्पेशली आप देख लें, जिसमें 2 ग्रुप्स बने, एलाइड और एक्सेस पावर जो थे। जर्मनी को नशा चढ़ गया ताकत का, टेरिटरी बढ़ानी है। ठीक है, दुनिया के ऊपर रूल करना है। तो क्या हुआ? वो हार गया, लॉस्ट। ठीक है यार, ये जो इतने हैं जिन्होंने सर झुकाया है, तो इसमें से इसकी क्या जरूरत जो सर उठाया? ठीक है, तो यहाँ पे फिर पावरफुल नेशंस, पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आई मीन के एक तो यहाँ पे पावर का, क्योंकि पावर इसमें एक मेन सोर्स, मेन सबब है, रीजन है। आई मीन फिर लेविस कूजर की बात करते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 2 चीजों के ऊपर बात की है। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी कैसे पैदा होती है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे इंटेंस हो जाता है, इसमें इंटेंसिटी कैसे पैदा हो जाती है। 2 सोर्सेस उन्होंने बताए, 2 वजूहात इसके बताए थे उन्होंने। एक इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और दूसरा ट्रांसेंडेंट गोल्स। ट्रांसेंडेंट गोल्स हम आमतौर पर समझते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं या रिलीजियस गोल होते हैं। ठीक है, आप देख लेना, आप मजहब के नाम पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कितना सिवियर होता है और कितना इंटेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो ट्रांसेंडेंट गोल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड उठाया गया। कार्ड ये था कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है, तो आप यूनाइट हो जाओ। ये कार्ड क्यों उठाया गया? कि लोग यूनाइट हो जाए और उनका जो ट्रांसेंडेंट गोल है वो एक्टिव हो जाए, ताकि लोग पावरफुल के साथ जो है वो एग्री हो जाए। लेकिन ये यहाँ फेल हो गया, मुकम्मल फेल हो गया, ये कार्ड फेल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीडिया है,
सब कुछ सबको पता है, देख रहे हैं सब, ठीक है, कि क्या हो रहा है। कुछ लोग तो एपिस्टिनिज्म के बारे में बात, एपिस्टीन, इसको मैं फिर एपिस्टिनिज्म बोलता हूँ ना, पूरा एक वो बन गया है ना, डिस्कोर्स। तो ये किस्म की चीज़ें जो है, ये फिर ये ट्रांसेंडेंट गोल्स के रास्ते में बैरियर्स बन गए हैं। तो लोगों के ट्रांसेंडेंट गोल्स तो एक्टिवेट नहीं हुए, ठीक है। अब जो सबसे अहम बात है जिससे हम भी एक सबक हासिल कर सकते हैं, फिर हम सब खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, जूस में सेक्ट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं इसमें से दो की बात कर रहा हूं। एक ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स तो वो लोग हैं जो बिल्कुल रिलीजियस जूदिज्म उन्होंने अपनाया है, बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी बिलीव करने वाले, टोटली स्पिरिचुअलिटी। एक जायनिस्ट ग्रुप है। इसके लिए मेरे पास एक थियरी है मैक्स वेबर की। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और उसमें लिखा, मतलब कि उन्होंने कई मज़ाहिब के ऊपर स्टडी की, ठीक है। उसके मुताबिक अगर हम एनालिसिस करें, उसके मुताबिक जो कामयाब मज़हब है, कामयाब रिलीजन है, वो वही है जो आपको दुनियावी फ़ायदा भी देता है। जो ऑर्थोडॉक्स जूज है वो तो टोटली स्पिरिचुअल है ना, ट्रेडिशनल टाइप है। जो जायनिस्ट है, अब जायनिस्ट में पॉलिटिकल जायनिस्ट भी हैं, रिलीजियस जायनिस्ट भी हैं, फिर इसके और भी हैं, लेकिन जो जायनिस्ट हैं वो तो यही कह रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी को वो नहीं छोड़ते, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मसीहा आएगा, वो उसकी मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पास एक प्रैक्टिकल प्लान भी है, दैट्स अबाउट ग्रेटर इज़राइल। तो यहां से हमें पता चलता है कि कैसे उसका रिलीजन जो है वो दुनियावी सक्सेस में एक रोल अदा करे। उसके मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक, आई मीन जूस के मुताबिक, वो कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी मजहबी कामयाबी भी वो समझते हैं इसको, और एक दुनियावी कामयाबी भी समझते हैं। तो इस हवाले से मैक्स वेबर ने बात की थी ना। मैक्स वेबर ने डिफरेंट मज़ाहिब के ऊपर जो है वो अपना तज्जिया किया था, एनालिसिस किया था। उन्होंने बोला था कि जो कामयाब मज़हब है वो यही है कि जो आपको दुनियावी कामयाबी भी दे। ये उनकी बातें हैं, ठीक है, मैक्स वेबर की। तो उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है ना, उसको लिया कामयाब मजहब है। कैसे? उन्होंने कहा कि इनके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के, तो इसके जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टोटली मिलते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म के साथ। बात समझ रहे हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी चीज के, उसको मैक्स वेबर बोलता है आइडियल टाइप्स। तो मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के आइडियल टाइप लिए,
और फिर मॉडर्न कैपिटलिज्म के आइडियल टाइप्स लिए, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो उनको लगा कि ये दोनों सेम है। मतलब कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो डायरेक्टली तो उसको फॉलो कर, लेकिन इनडायरेक्टली वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, कमा रहे हैं ये लोग, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसेस उन्होंने खड़े कर दिए। ये मैं कंपेयर कर रहा हूं ज़ायनिस्ट जो जूस है ना उनके साथ, जिनका एक प्लेन तो रिलीजियस भी है और फिर इसके साथ जुड़ा एक प्रैक्टिकल प्लेन है। मतलब रिलीजियस उनका एक बिलीफ है, ठीक है। तो वो रिलीजियस बिलीफ जो है, वो जो उनका प्रैक्टिकल प्लेन है ना, तो उसके रिलीजियस बिलीफ को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जदोजहद जो है, ये फिर दुनिया और जो उसके रिलीजन, जो स्पिरिचुअलिटी है, दोनों के लिए है। सिर्फ स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी है और दुनिया कामयाबी के लिए, दोनों दोनों के लिए है। तो तभी जाके उनकी जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी, कितनी स्ट्रांग है यूएस में, ठीक है। फिर वहाँ पे उन लोग पैसे भी देते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर होपफुल, उनके अंदर एक होप पैदा हो जाता है। तो मैं ये एग्जाम्पल जस्ट इसलिए ले रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस्लाम में और ऐसे बहुत सारे मज़ाहिब होंगे, उनमें भी, ठीक है, ये होगा। अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें मामलात को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन बहुत सारे मजहबी लोग जो होते हैं, वो सिर्फ मज़हब को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और मामलात को तर्क करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट्स को तर्क करते हैं। या मुस्लिम्स की आप हिस्ट्री देख लें कि यार प्रिंट मीडिया जब आया तो उन्होंने मज़हब के खिलाफ इंग्लिश सीखना, ये जो है ये फिर मज़हब के अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस्म के जो बैरियर्स हैं हमारे सामने आते हैं, ठीक है, जो हमें डेवलपमेंट से रोकते हैं। तो फिर ऐसा तो होता है। मकसद ये है कि जो मज़हब है उनमें दोनों को अगर इम्पोर्टेंस दी जाए, मामलात और इबादत को, दोनों को अगर इम्पोर्टेंस दी जाए, तो मेरे ख्याल में वो नेशन बहुत कामयाब होगा, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो उसमें मामलात को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। तदब्बुर करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है, आप देख लो, आप डिस्कवर कर लो। तो इन चीजों को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें जो है वो हमें वाजे हो जाए। एक तो हमें इसका फायदा मिल जाता है, दुनियावी फायदा जो है वो मिल जाता है, और दूसरा ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि क्रिएटर ने ये दुनिया कैसे बनाई, अल्लाह ने ये दुनिया कैसे बनाई, ठीक है। तो ये दो सवालों के जवाबात हमें मिल जाते हैं, और फिर जो है वो खुदा का जो मर्तबा है, उसकी जो बड़ाई है, वो हमें और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने लगती है जब हम तदब्बुर करते हैं। तो इसके साथ जो हमारा जो साइंटिफिक एक हमारे जो साइंस की दुनिया में एक प्रोग्रेस आ जाता है, ठीक है। तो साथ साथ हमारा जो मज़हब है
ठीक है, वो भी एक तरीके से बरकरार रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखे होंगे